दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ठंडे पड़ चुके केस के बारे में जिसके कातिल को 52 साल बाद सजा दी गई और 52 साल लग गई इस बात को जानने में कि उसका कातिल कौन था। सबसे पहले तो पुलिस ने ये आस ही छोड़ दी थी कि इसका कातिल मिल भी पाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जिसका कत्ल उसने 1970 में किया था उसकी सजा 2022 में मिली। लेकिन क्या था पूरा मामला, आखिरकार मारने वाला कौन था, मरने वाला कौन था और आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे केस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। नैन्सी मैरी का जन्म 13 जून 1942 को नवाडा कैलिफोर्निया में हुआ, जहां इसके माता पिता ने इसकी बड़े ही काफी अच्छे से देखरेख की। देखते ही देखते इसकी एक छोटी बहन भी हुई जिसका नाम इन लोगों ने लिंडा रखा। इसी तरह टाइम बीत रहा था और ये बड़े ही हंसी खुशी अपने परिवार के साथ टाइम बिता रही थी। इसके पिता ब्रायन एडिसन और माँ एलन लेरवेन ने इनकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने हर वो संभव चीज की जिससे इनके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। दूसरी तरफ नैन्सी भी काफी अच्छा आउटपुट दे रही थी, जहां इसी तरह टाइम बीतते बीतते उसने अपना 10th कंप्लीट की और 11th और 12th करते करते उसने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दिया ताकि वो थोड़ा बाहर के बारे में भी जान पाए और थोड़े पैसे भी कमा पाए। पार्ट टाइम जॉब के तौर पर उसने एक सैलून में काम करना शुरू किया, जहां पर वो एक हेयर डिजाइनर थी। इसी तरह टाइम चलता रहा और उसने अपनी स्टडी भी रेगुलर रखी। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, जिसके बाद उसने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। उसका ये काम काफी ज्यादा अच्छे से चल भी रहा था और यही कारण था कि उसने शहर में कमरा लेकर वहीं रहना शुरू कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द सुबह तैयार होकर अपने टाइम से काम पर पहुंच सके। वहां वो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जिसके कारण उसे थोड़ी बोरियत महसूस होने लगी। लेकिन जल्द ही उसने एक बिल्ली पालनी शुरू की और खाली टाइम में वो उसके साथ खेलने लगती। इसी तरह टाइम अभी भी बीत रहा था तो उसकी मुलाकात कोर्ट में ही फरीस सोलामी से हुई। ये लोग अक्सर मिलते थे, आपस में बातें करते थे और इसी तरह बातें करते करते ये कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए। ये लोग रिलेशनशिप में आने लगते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अक्सर वो लोग शाम को मिला करते थे और डिनर पर भी जाया करते थे, जहां मूवी देखना हुआ या फिर बात घूमने फिरने की जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करते। इसी तरह सारा कुछ बड़े ही मजे से चल रहा था। लेकिन एक रात ऐसी भी आई जिसके बाद नैन्सी कभी किसी ने जिंदा नहीं देखी। वो थी 25 अक्टूबर 1970। इस शाम भी वो क्यूट कपल अपने अपने काम से आते हैं और वापस आने के बाद जैसे ही आपस में मिलते हैं तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जाएंगे और डिनर भी बाहर ही कर लेंगे। जैसे ही वो लोग डिनर करते हैं तो वो लोग नैन्सी के अपार्टमेंट में आते हैं और उसके बाद थोड़ा और टाइम बिताने के बाद सोलामी ने कहा कि अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, क्योंकि लगभग 11:30 का टाइम हो चुका था। तो उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। और यही वो बंदा था जिसने आखिरी बार नैन्सी को जिंदा देखा था। वो उसे ओके गुड बाय बोलकर चला जाता है, लेकिन नैन्सी ने अपना जो दरवाजा था वो थोड़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि अक्सर उसकी बिल्ली उसके अपार्टमेंट से बाहर चली जाया करती थी और वो कभी कभार तो हाथों हाथ वापस आ जाती और कभी कभी थोड़ा लेट आती। तो नैन्सी अक्सर अपने रूम का दरवाजा उस बिल्ली के लिए खुला छोड़ देती और आज रात भी उसने कुछ ऐसा ही किया। अगला दिन होता है और सारे के सारे लोग अपने काम पर आते हैं, लेकिन नैन्सी के कलीग्स ने ये नोटिस किया कि आज नैन्सी आई ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद आज वो थोड़ा लेट आने वाली है, लेकिन कुछ देर और बीतने के बाद फिर भी वो नहीं आई। ये चीज़ उसके कलीग्स को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि जो लड़की थोड़ा सा लेट होने पर भी हमें कॉल करके बता देती थी और जो अगले दिन की अगर छुट्टी करनी होती थी उसे, तो वो एक दिन पहले ही आकर सबको ये बताने लगती कि यार मैं कल नहीं आ पाऊंगी वगैरह वगैरह। तो वो एक दिन से इस तरह गायब है और हमारा फ़ोन भी पिक नहीं कर रही। तो क्या वो सही है या फिर उसे हमारी मदद की ज़रूरत है? वो लोग इसी तरह थोड़ा और वेट करते हैं और उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक दोपहर हो चुकी थी।
लेकिन नैन्सी का कोई अता पता नहीं। तो नैन्सी के उन कलीग्स ने जो वहां पर चाय सर्व करने के लिए आया करता था, उस लड़के से कहा कि आज नैन्सी इस तरह नहीं आई है और वो इस टाइम तक आ जाया करती थी। वो चाय वाला भी बोलता है कि हाँ, वो हमेशा चाय पिया करती थी और उसकी चाय तो परमानेंट थी। आज उसने ऑर्डर नहीं किया तो आज भी मैं उसकी चाय लेकर आया हूँ कि शायद वो भूल गई होंगी। तो उसने कहा कि क्या प्लीज तुम उसके अपार्टमेंट में जाकर थोड़ा उसे चेक करके आओगे कि वो सही सलामत है या नहीं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये लगभग 10-15 मिनट का काम है, मैं इतना टाइम निकाल लूंगा। वो उस बिल्डिंग में जाता है और नैन्सी के जाकर डोर पर नॉक करता है, लेकिन अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही किसी तरह का रिएक्शन। तो उसे लगा कि नैन्सी को होना तो अंदर ही चाहिए, क्योंकि वो वहां पर भी नहीं आई और क्या वो अगर अंदर है तो क्या वो सही सलामत होगी। उसे इस बात का थोड़ा शक हुआ, तो उसने उस बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाकर कहा कि सर, इस तरह हमारी एक वर्कर यहाँ पर काम करती है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ना तो वो काम पर आई हो और ना ही उसने हमारा कॉल पिक किया हो, तो क्या वो सही सलामत है। ये सब चेक करने के लिए क्या प्लीज आप उसका अपार्टमेंट खोल देंगे, मैं वहां पर जाकर सिर्फ चेक करना चाहता हूं। तो उस बिल्डिंग के मैनेजर ने कहा कि मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं। वो दोनों ही उस रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर चेक करने लगते हैं। और जैसे ही उन लोगों ने जाकर दरवाजा खोला और सामने का जो मंजर था, शायद उसे वो लोग अपनी पूरी जिंदगी ना भूल पाए, क्योंकि नैन्सी को मार दिया गया था और उसकी बॉडी बड़े ही बुरी हालत में उसी के बेड पर पड़ी हुई थी। पहली नज़र में जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि उसको इतने भयंकर तरीके से मारा गया है कि उसकी गर्दन उसके धड़ से लगभग पूरी तरह अलग होने को है। वो लोग इस चीज़ को देखकर बड़े ही भयंकर तरीके से घबरा गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन लोगों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया। इसके साथ ही वो व्यक्ति जो कि यहाँ पर चेक करने के लिए आया था कि ये ठीक है या नहीं, उसने अपने ऑफिस में कॉल किया और इसी के साथ उसके जानने पहचानने वालों को, हर एक व्यक्ति को ये बताने की कोशिश की कि इसके साथ क्या बीत गया है। जैसे ही ये खबर उनके घर वालों के पास पहुंची, उसकी बहन लिंडा ने फोन उठाया और उसे पता चला कि उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा हो गया है, तो वो भी पूरी तरह से अपना संतुलन बिगाड़ बैठती है और वो वहीं पर गिर गई। उसके माता पिता वहां पर आकर पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, और जैसे ही लिंडा ने अपनी बहन के बारे में उसके माता पिता को बताया तो इस बात को सुनकर उसके माता पिता भी काफी ज्यादा सहम जाते हैं। सभी के सभी लोग वहां पर आने लगते हैं। उसके कलीग्स पूछते हैं कि ऐसा हमारी इस दोस्त के साथ क्या हो गया। दूसरी तरफ उसके माता पिता भी पुलिस को कहते हैं कि सर, हमारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था, तो इसके पीछे कौन होगा। पुलिस वहां पर आ चुकी थी और उस जगह को पूरी तरह से सीज कर दिया। पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि कोई भी इसके अंदर जाए और वहां पर मौजूद कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, वो वहां पर ज्यादा लोगों के जाने के कारण मिट जाए। पुलिस ने वहां पर जाकर पूरी तरह से अपनी तहकीकात की और सारी की सारी चीजें छानने की कोशिश की। दूसरी तरफ नैन्सी की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन जैसे कि वहां के हालात थे तो पुलिस वालों के दिमाग में यही आया कि जरूर हो ना हो इसको जिसने मारा है उसने अपने हाथों पर ग्लव्स पहन रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं जिसे देखकर हम लोग ये बात कह सकें कि ये कातिल का ही है। इसका कातिल इसे बड़े ही अच्छे से पहचानता था और हो ना हो इसे कोई जानने पहचानने वाला ही मार कर गया है। सबसे पहले पुलिस सोलोमे के ऊपर ही शक करती है कि हो ना हो इसी ने इसे मारा होगा। तो उसने कहा कि सर, हमारी 3 दिन बाद तो शादी होने वाली थी, मैं ऐसा कुछ क्यों करने लगा। पुलिस अभी भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कमरे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कमरे के बाहर बालकनी में वहां पर कुछ खून की बूंदें मिली जो कि नैन्सी की नहीं थी। वो लोग उस बूंद को लेते हैं और उसका सारा का सारा जो कुछ भी वो डीएनए वगैरह निकाल सकते थे, सारे सैंपल निकाल सकते थे, वो सभी से चेक करने की कोशिश करती है कि क्या ये इसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, तो वो उससे नहीं मिलते थे। ना तो ब्लड का ग्रुप मिल रहा था, ना डीएनए, और ऐसा कुछ भी चीज नहीं थी जिससे वो लोग उसके लवर को किलर साबित कर सके। पुलिस के पास अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे वो लोग अंदाजा लगा सके कि इसे किसने मारा होगा और इसका किलर कौन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है तो उसमें वो लोग पाते हैं कि नैन्सी के जो हाथों पर खून लगा हुआ है वो भी उसी ब्लड ग्रुप का है जो कि वहां बाहर बालकनी में मिला है। दूसरी तरफ उसके शरीर पर ये जो गर्दन वाला हादसा था, इसके अलावा भी 30 बार चाकुओं से बड़ा ही खतरनाक हमला किया गया था ताकि ये पक्की परमानेंट मारी जाए, और उसके बाद शायद इसका गला काट दिया गया होगा। और इसके अलावा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि इसकी हत्या लगभग 11:30 या 12 बजे के बीच की गई होगी,
और उस टाइम तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्रेमी यहाँ पर था और वही इसे आखिरी टाइम में यहाँ से छोड़ कर गया था, तो वही तो इसके पीछे नहीं। लेकिन जैसे कि रिपोर्ट सामने आई और पुलिस वालों ने चेकअप किया तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि इसका कातिल ये तो है नहीं। इसके अलावा भी वहां पर एक महिला उन्हें मिलती है जिसने बताया कि रात के लगभग 1:30 बजे होंगे और उस टाइम नैन्सी के रूम से चिल्लाने की आवाज उन्हें आई थी। वो बालकनी में आई और यहाँ पर आकर नैन्सी के रूम की तरफ देखने लगी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन ये वहम नहीं, जबकि अगली सुबह तो नैन्सी मारी जा चुकी थी। पुलिस अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि इसका किलर कौन होगा, लेकिन शक के तौर पर भी पुलिस के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे वो कह सके कि इसी ने उसे मारा होगा। पुलिस को वहीं पर मौजूद उसके पड़ोसियों से काफी कुछ जानने को मिला कि यहाँ पर एक व्यक्ति रात को ऐसा देखा गया था जो कि इसकी बालकनी से कूदकर बाहर गया था। तो पुलिस वालों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है वो किलर इसी बिल्डिंग का हो। तो उन लोगों ने वहां पर मौजूद जिस पर भी शक था उन्हें कि ये बंदा शायद हो सकता है, तो यानी जिस पर भी शक भी था उसकी भी चेकिंग करने लगे और उन लोगों ने उन सभी का सैंपल भी लिया ताकि वो लोग इस ब्लड से उनका मैच कर सकें और पता लगा सके कि आखिरकार किलर यहीं पर तो नहीं। इसके अलावा भी काफी सारी दिक्कतें पुलिस के सामने आई क्योंकि 1970 के दशक में डीएनए को अगर जांचना हो और किसी के साथ मैच करना हो तो ये इतना आसान भी नहीं होता। उस बिल्डिंग से उन्होंने लगभग 500 लोगों के सैंपल लिए, लेकिन ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जिसे वो लोग ये कह सकें कि यही उसका कातिल है। इसके अलावा भी नैन्सी के मर्डर से लगभग इसका मर्डर 25 को हुआ था, लेकिन इसी महीने की 9 तारीख को इससे लगभग 200 मीटर दूर ही एक और बिल्डिंग में भी एक इसी तरह का खून हुआ था। पुलिस ये बात जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या इन दोनों मर्डर्स के बीच किसी तरह का रिलेशन है, तो उन लोगों ने पाया कि ये काफी हद तक सेम है, लेकिन हम ये बात नहीं कह सकते कि इन दोनों के मर्डर सेम ही हैं। इस केस पर काफी दिनों तक इसी तरह रिसर्च चलती है, पुलिस वाले इसकी छानबीन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ने लगता है। नैन्सी के घर वाले इस चीज की आस छोड़ने लगते हैं कि शायद हमारी बेटी का किलर उन्हें मिल पाएगा, लेकिन ये सुविधा उस टाइम भी मौजूद थी और बात अगर आज की जाए तो ये हद से ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है कि कोई व्यक्ति अपना डीएनए इंटरनेट पर डाल सकता है और वहां पर वो अपने डीएनए से रिलेटेड अपने रिश्तेदारों को ढूंढ सकता है, जैसा कि अमेरिका के लोग आमतौर पर किया भी करते हैं कि उनकी रिश्तेदारी से रिलेटेड या फिर उसके दादा परदादा या फिर इसी तरह उन्हीं के रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो इंटरनेट पर बता देगा कि इसका डीएनए आपके साथ इतना % मिल रहा है। और जब इस कातिल का डीएनए मिला था तो पुलिस ने इसे इसी तरह ऑनलाइन डाल दिया था। इसके सारे के सारे टिश्यू वगैरह जो कुछ भी थे उन सब की रिपोर्ट ऑनलाइन डाल दी। टाइम बीतता रहा और ये केस ठंडा पड़ता चला गया और बीच बीच में काफी सारे ऐसे ऑफिसर आए जिन्होंने इस केस को खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी बस में ये नहीं था कि वो लोग इस बात को जान पाए कि इसका असल में मर्डरर कौन था। लेकिन 2018 आते आते ये केस एक ऐसी टीम के हाथ लगता है जिसे स्पेशल तौर पर इसीलिए बनाया गया था कि जो कोल्ड केस बंद हो चुके हैं और उसके बारे में कोई पता नहीं लग रहा है, इसके बारे में थोड़ी छानबीन करो। तो उन लोगों ने लगातार लगभग 3 से 4 साल मेहनत की और उसके बाद आखिरकार उन्हें इस बात का पता चल गया कि नैन्सी का किलर कौन था। ये दिन था 1 जुलाई 2022 का, जब आम दिनों की तरह ही पुलिस वाले उस दिन भी इस केस पर छानबीन कर रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा सुराग लगे जिससे हम लोग इस बात का पता लगा सके कि उसका मर्डरर कौन था। और इसका किलर था रिचर्ड जॉन डेविस, जो कि असल में अगर पुराने टाइम में अगर जाकर देखा जाए तो नैन्सी का पड़ोसी था। उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। दरअसल ये भी इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इसका डीएनए उस टाइम में ही ऑनलाइन चढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके एक रिलेटेड ने अपना डीएनए इसी तरह अपने जान पहचान वाले अपने रिश्तेदारों के बारे में जानने के लिए जैसे ही अपलोड किया तो पुलिस को पता चल गया कि एक टाइम में जिस व्यक्ति ने इस तरह ये मर्डर किया था उसी का बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए जो कि काफी हद तक उससे मिलता है, इसी तरह 1 या 1.5 महीने पहले किसी ने अपलोड किया है। उन लोगों ने जल्द से जल्द जाकर उससे मुलाकात की और उससे पूछताछ करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम नहीं बोल रहे कि आप एक कातिल हैं, जबकि आपके रिलेटेड कोई कातिल हो सकते हैं, तो आप अपने रिलेशन में किस किस को जानते हैं और कौन कौन ऐसा है जो कि आपसे ब्लड रिलेशन में है। तो उन्होंने सारा का सारा मामला बताया और बाद में डेविड पर आकर ये सुई रुक जाती है
क्योंकि बात अगर डेविड के इतिहास के बारे में की जाए, जब पुलिस ने उन्हें जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चलता है कि ये एक टाइम में नैन्सी के ही बिल्डिंग में रहा करता था। पुलिस वालों ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन अपनी पूछताछ के लिए ले आए। डेविड का जन्म 22 मार्च 1943 को हुआ था और जिस टाइम उसने ये हत्या की थी ये सिर्फ 27 साल का था। और बात अगर आज की जाए तो ये 79 साल का हो चुका था। पुलिस ने पूरी की पूरी अपनी जांच शुरू की और उससे पूछने की कोशिश की कि तुमने इतने दिनों तक पुलिस को उल्लू बनाया, आखिरकार ये कैसे हुआ। तो डेविड ने पूरा का पूरा मामला बताया कि आखिरकार मैंने उसे क्यों मारा, किस तरह मारा और मैं उस टाइम पुलिस के चंगुल से कैसे बच निकला। उसने कहा कि वो नैन्सी से काफी ज्यादा प्यार करता था। उसने काफी बार उसे प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन बात अगर नैन्सी के बारे में की जाए तो उसने ना तो कभी इस बात का रिप्लाई दिया और ना ही कभी ये मना किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ उसकी बात उसके एक प्रेमी से भी चल रही थी जो कि जल्द ही शादी करने वाले थे। तो मैंने एक दिन उसका दरवाजा खुला पाया और मैं वहां पर जा घुसा। मैंने अंदर जाकर उससे मिलने की कोशिश की, बातें की, लेकिन उसने कहा कि तुम बाहर जाओ और इसी बीच हम दोनों के बीच झड़प हो गई। मैंने उसे वहीं पर बड़े ही बुरे तरीके से मारा क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड काफी ज्यादा था। मैंने उसे मारा और मैं वहां से बचकर निकल भी गया। दूसरी तरफ वहां पर किसी भी तरह के मेरे फिंगरप्रिंट भी नहीं रहे क्योंकि मैंने उस टाइम अपनी उंगलियों पर टेप लपेट ली थी। पुलिस वहां पर आई और जैसे ही मुझे ये पता चला कि यहाँ पर जिसके ऊपर भी थोड़ा बहुत भी शक हो रहा है पुलिस उसके सैंपल ले रही है, तो मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया और मैंने कहा कि यार मुझे काफी ज्यादा जरूरी काम है और इसी तरह हमारे अपार्टमेंट में कोई तहकीकात वगैरह चल रही है, तो क्या तुम प्लीज मेरा नाम लेकर वहां पर चले जाओगे और मुझे अपना काम करके आना है। और तुम भी जानते हो कि पुलिस वाले लफड़े में काफी ज्यादा लंबा टाइम चलता है। तो वो व्यक्ति मान गया और उसने मेरे नाम से अपना सैंपल दे दिया, जिसके कारण मैं बच गया। लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ जो आप लोग सीधा का सीधा मेरे पास आते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि मैंने इस तरह खून किया था। इस बात को तो बीते हुए लगभग 50-55 साल हो चुके हैं, लेकिन अब इस बात का सबूत देने वाला आखिरकार कौन है। तो पुलिस वालों ने सारा का सारा मामला समझाया कि बेटा तुमने इस तरह गलती की थी, और सॉरी बेटा तो बोल ही नहीं सकते, दद्दू तुमने कुछ इस तरह से गलती की थी जिसके कारण तुम फंस गए। इस बात को जानने के लिए ना तो इस टाइम नैन्सी के माता पिता जिंदा थे और ना ही उसका वो लवर, क्योंकि वो 2014 में ही मारा जा चुका था। जिसके बाद डेविड के ऊपर मुकदमा चलता है और आखिरकार उसे जेल भेज दिया गया। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट आर्ट विद रेखा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।